चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशाल रोड शो, जनता का किया अभिवादन। कैलाश गहतोड़ी समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। चंपावत उपचुनाव में जनता से समर्थन जुटाने बडोला पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। कुमाऊनी भाषा में किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। 31 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील। ऋषिकेश प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। तीर्थ यात्रियों के बीच पहुंचा ND24। यात्रियों ने बताई आप बीती। प्रदेश में अधिक दरों पर बेची जा रही अंग्रेजी शराब, प्रशासन ने लिया संज्ञान। मसूरी में कई दुकानों पर विभाग ने की छापामार कार्रवाई। और प्रदेश में जोर शोर से चल रही है पात्र को हां अपात्र को ना मुहिम। पौड़ी में अब तक जमा हुए हैं हजारों राशन कार्ड। राशन कार्ड जमा करने के लिए लग रही है लोगों की लाइन। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात की। इस दौरान जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री का एक विशाल रोड शो भी देखने को मिला, जो कि चंपावत के मुख्य बाजार से होकर निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी के साथ पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी समेत दर्जनों बीजेपी के समर्थक और नेता मौजूद रहे हैं। इसी दौरान सीएम धामी ने जनता का अभिवादन किया। कहा कि चंपावत की जनता से उन्हें बेहद लगाव है। आने वाले समय में चंपावत में सरकार कई विकास के कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव को लेकर जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। चंपावत में सीएम धामी लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम धामी चंपावत के सीमांत बडोला क्षेत्र पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। जनता ने सीएम का इस दौरान जोरदार स्वागत भी किया। बडोला की जनसभा में मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊनी भाषा में जनता को संबोधित किया है और 31 मई को सभी से मतदान केंद्र जाकर मतदान की अपील की है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अब उत्तराखंड भी लाउड स्पीकर पर रोक लगा रहा है और इसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने मंगलोर में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई। बैठक में सभी से आदेश का पालन करने की अपील की गई। 1 जून के बाद बिना परमिशन के लगे लाउड स्पीकर पर पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। बिना अनुमति के लगे लाउड स्पीकर भी हटाए जाएंगे। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रशासन को धीमी आवाज में लाउड स्पीकर चलाने का आश्वासन दिया। 2-3 बातें कही गई। पहली बात तो ये कही गई है कि हम सब लोगों को चाहिए, जो मस्जिद के जिम्मेदारान हजरात हैं, वो SDM से इसकी इजाज़त लें। और दूसरी बात ये कही गई है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो महदूद होनी चाहिए और इन्होंने उसके लिए क्षेत्र मुतय्यन कर दिए हैं कि क्षेत्र में किस इलाके में कितनी आवाज़ होगी, कितनी आवाज़ नहीं होगी। और ये हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से आया है और उसी हुक्म का पालन कराने के लिए प्रशासन यहाँ पर आया। इसने मीटिंग यहाँ पर रखी और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए धार्मिक संस्थानों के सम्मानित लोगों को बताया गया है कि आप जो है उसकी एक तो बजाने के लिए परमिशन लेंगे और उसकी ध्वनि को जो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं मानकों के अनुसार बजाएं। और इसी खबर पर संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें किस तरह से इस आदेश का पालन हो सके उसको लेकर चर्चा की गई, क्या जानकारी? देखिए सोनू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यूपी में भी
जो धार्मिक स्थल है उस पर जो अवैध जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। और मतलब जो है धार्मिक जो धर्मगुरु हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ में पुलिस प्रशासन की लगातार मीटिंगों का जो है दौर जारी है। उनको समझाया जा रहा है कि अनुमति के बाद ही धार्मिक स्थलों पर अपना स्पीकर लगाए और जो एक उसका दायरा तय किया गया है उसके अनुसार ही लाउड स्पीकर की आवाज रखे। जी क्या नियम क्या है, नियम के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर शोरगुल होता नजर आ रहा था, लेकिन कुछ समस्याएं लोगों के सामने निकल के आई हैं, जिसकी आपत्ति के बाद हाईकोर्ट ने भी इसमें जो है एक निर्णय दिया है कि जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको एक जो है नियमित जो आवाज है उसके अनुसार इसको बजाया जाएगा, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग हैं धार्मिक स्थलों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कोई समस्या ना हो। इस तरीके से जो है लगातार पूरे उत्तराखंड में जो है प्रशासन जो है आजकल लोगों के बीच जाकर समझाने का प्रयास कर रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका राहुल। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर 2 और खच्चर की मौत हो गई है। सवार यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पेयजल लाइन की पाइपलाइन में लीकेज और इस बीच अर्थिंग से खच्चरों की मौत हुई है, यानी कि करंट लगने से इनकी मौत बताई जा रही है। वहीं करंट लगने से एक घोड़े की मौत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शासन प्रशासन की व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ऊर्जा निगम और जल संसाधन से हादसे की जानकारी मांगी है, जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक गुजर रही बिजली लाइन में कहीं भी तार टूटने या जंपर से करंट लगने से इनकार कर दिया है। कहा है कि आर्थिक रूप से जो लोग हैं और जिस तरह से आर्थिक के अलावा अर्थिंग से जो करंट लगा है उस बारे में भी उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। तो करंट की चपेट में आने से खच्चर की मौत हुई है और प्रशासन ने, कलेक्टर ने, जिला अधिकारी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ कारण रहे, लापरवाही कहां पर हुई। और प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था को लेकर काफ़ी सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही की खबरें सामने आ रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 खच्चरों की मौत का यह पूरा मामला है और अर्थिंग की चपेट यानी करंट की चपेट में आने से खच्चर की मौत हुई है, जिसके बाद जिला अधिकारी ने अधिकारियों को तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। नरेश भट्ट हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या जानकारी है, करंट लगने से खच्चरों की मौत हुई है? जी सोना, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 19 किलोमीटर की पैदल दूरी यहाँ पे खच्चरों के माध्यम से ही तय की जाती है। साथ ही बता दूं कि जो घोड़ा पड़ाव है, घोड़ा पड़ाव में सैकड़ों ये खच्चर यहाँ पे तैनात रहता है और उनका डेरा भी यहीं पे रहता है। कल शाम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के लिए भूमिगत ये विद्युत लाइन जा रही है, उसी विद्युत लाइन की लीकेज होने के कारण यहाँ पे खच्चर की मौत हुई। साथ ही जिला प्रशासन के दावत तो बताया गया है, लेकिन जो यहाँ पे गौरीकुंड से केदारनाथ के ये जो रोजाना हजारों खच्चर जाते हैं उनके लिए यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था आज भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने, जिला अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है, अधिकारियों को तलब किया है, पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 30 मई को सोमवती अमावस्या स्नान होगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। यूपी से सटे लक्सर के बालाबाली बॉर्डर, खानपुर और दल्लावाला बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 29 और 30 मई को भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। तीनों बॉर्डर पर सघन चेकिंग के बाद ही वाहनों को आगे जाने दिया जाएगा। तो 30 मई को सोमवती अमावस्या का स्नान होगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यूपी से सटे बॉर्डरों पर
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, चौकसी बढ़ा दी गई है। 29-30 मई को भारी वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। और इसी खबर पर संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो चारधाम यात्रा अभाल अपनी चरम सीमा पर तो यात्री जो है अभाल जो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए अब सोमवती अमावस्या को लेकर भी जो है अब प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि यात्री बढ़ेंगे और जितने भी जो श्रद्धालु वो हरिद्वार की रूट करेंगे। तो इसी को लेकर जो प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन है, उसने जो रूट डाइवर्ट किया है, जो मुजफ्फरनगर और दिल्ली से आने वाले जो यात्री हैं उनको जो है लक्षित रूप से वाया सुल्तानपुर होते हुए हरिद्वार पहुंचाया जाएगा। अगर बात हरियाणा और पंजाब की करते हैं तो सहारनपुर होते हुए बिहारीगढ़ के रास्ते जो है, देहरादून के रास्ते जो हरिद्वार को पहुंचाया जाएगा। इसी को लेकर जो प्रशासन ने अभी 29 और 30 2 दिनों के लिए जो है अभी जो भारी वाहनों को जो हरिद्वार और आसपास के जो इलाके हैं उनमें जो भारी वाहनों का प्रवेश जो वंचित रखेगा। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से जो अभी चारधाम यात्रा है तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन जो हरिद्वार और तमाम जो पर्यटक स्थल है उन पर तादाद देखी जा सकती है। तो इसी को लेकर रूट डाइवर्ट किया, रूट प्लान किया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रशासन स्नान को लेकर अलर्ट हो गया है। राज्य में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन धन की कमी स्वरोजगार करने के लिए युवाओं को हमेशा खलती रही है। ऐसे में सरकार ने स्वरोजगार करने वाले युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन देने की योजना धरातल पर उतार दी है। योजना का लाभ प्रत्येक युवाओं को मिले, इसके लिए AFC इंडिया लिमिटेड को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी कड़ी में ऋषिकेश में गुरुवार को नगर निगम के सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी युवाओं को दी गई। AFC इंडिया लिमिटेड ने कार्यक्रम का आयोजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नैनो योजना की जानकारी युवाओं और तमाम संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों को दी गई है। इस योजनाओं का लाभ 18 से अधिक के युवाओं को कैसे मिले, इसका भी जानकारी दी गई है। रोजगार के लिए दिए जाने वाले लोन पर भी 15 से 25% तक की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। खास बात यह कि इस लोन को चुकाने के लिए केवल प्रत्येक महीने एक निर्धारित रकम की किस्त जमा करनी होगी। जिन युवाओं का सिविल स्कोर खराब है या फिर उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, केवल उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में चल रही है, तो उसके लिए जो है जिला उद्योग केंद्र यानी उत्तराखंड शासन के एक विभाग और हंस फाउंडेशन, जो कि हमारे इस प्रदेश में वैसे तो पूरे अखिल भारत में कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से उत्तराखंड प्रदेश में जो उनका मदद रही है, उसके साथ एक MOU साइन हुआ है और उसके तहत जो है एक स्वरोजगार के लिए एक राशि उत्तराखंड शासन हमारे को जो है रोजगार के लिए दे रहा है। नैनो योजना में विशेष रूप से जो छोटे उद्यम करना चाहते हैं, 50,000 तक की सीमा के उद्यम करना चाहते हैं, उन उद्यमों को करने के लिए जो है लोगों को मदद की जा रही है, जिसमें लगभग 25% सब्सिडी है, यानी कि 12,500 रुपये सब्सिडी है। और जो बाकी की जो 37,500 की किस्त है वो आसान किस्तों में लौटाने की सरकार के द्वारा छूट मिल रही है। सभी लोग इसमें पात्र हैं और जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, बशर्ते कि उनके बैंक में सिविल खराब ना हो, क्योंकि अगर बैंक में सिविल खराब होती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, बैंक भी कुछ नहीं कर पाते। आप सबको मालूम है कि वो उनका सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और वहीं पे वो ऑटोमेटिकली आजकल सब चीज़ें निकल जाती हैं, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं किया, वो डिफॉल्ट ना करें। बाकी अगर बिजनेस प्रपोजल वाइबल है और उनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो वो सभी लोग उसके पात्र हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक निर्धारित करता है जो सरकारी दरों का होगा, लेकिन उसमें सब्सिडी एक अच्छा कंपोनेंट है। सब्सिडी इसमें मैदानी इलाकों में 15% है और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पे 25% है, मतलब 15 से 25% दोनों स्कीम में, नैनो में भी और इसमें। टिहरी इलाके में भूमाफिया को प्रशासन का कोई डर नहीं है। भूमाफिया वन मूवी में चक्कर लगाकर सड़कें बना रहे हैं। पहाड़ पर औने पौने दामों में जमीन खरीदकर वनों का सफाया हो रहा है। रातों रात 140 मीटर की सड़क बन गई। वन विभाग ने खबर मिलते ही मामले की जांच शुरू की है। रेंज अधिकारी विवेक जोशी ने बताया है कि मामले की छानबीन कर तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस और वन विभाग जांच में जुट गया है।
बेसिकली जो कुमारखेड़ा गुजराड़ा और ये रोड रानी पोखरी की तरफ जाती है, इस रोड पे यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे करीब चल के एक जगह पे पब्लिक की कोई लैंड है जो किसी आदमी ने खरीदी है। तो खरीदने के बाद उस लैंड तक पहुँचने के लिए उनके पास जो है पैसेज नहीं था, तो उन्होंने एक पैसेज काटा है, रोड काटी है वहाँ पे, जिसको लेके फॉरेस्ट ने एप्लीकेशन हमारे थाने पे दी थी कि ये फॉरेस्ट की जो लैंड है इन्होंने बिना परमिशन के फॉरेस्ट की लैंड पे सड़क काट दी है। इसको लेके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर गलती रहती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी प्रॉपर। हमारे संज्ञान में आया था कि रानी पोखरी मोटर मार्ग पर किसी ने अपने पर्सनल लैंड में जाने के लिए वन विभाग की भूमि से एक रोड कटान का कार्य किया है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड को उसी समय रुकवा दिया गया। मतलब जितना हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो रोड उनके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो उनके लैंड तक नहीं पहुंची है। दूसरा, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना पुलिस में हमने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहाँ के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने, श्री बुद्धिराम जोशी ने, वहाँ पे पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास है। पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल बना हुआ जरूर है, लेकिन बीते 2 सालों से जनपद के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल में अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया, इसके बाद भी अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हैं, जबकि बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा के साथ ही नेपाल के मरीज यहां पर पहुंचते हैं। इलाज के लिए परेशान मरीजों को होना पड़ता है। अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं है और व्यवस्था यहां पर सुधरी हुई नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 7 दिन के भीतर जो है व्यवस्था सही करने की बात कही है। चिकित्सालय की कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि जो है इसका हैंडओवर जो है 60 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। वो भी जो है नियोजन विभाग के द्वारा जो है प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा और जब यहाँ पद सृजित होंगे तो उसका जो है संचालन करने की यहाँ पूरी तैयारी की जाएगी। अभी पद भी सृजित नहीं है, जब पद सृजित होगा तो इसका संचालन किया जाएगा। अगर जो है कि पद सृजित हो जाएगा, अच्छे अच्छे जो विशेषज्ञ आएंगे तो जनता को इसका लाभ मिलना निश्चित ही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 15 मई से पुलिस लाइन में चल रही इस भर्ती प्रक्रिया में 297 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। इनमें से 228 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पाँच जून को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की तैयारियों को लेकर अल्मोड़ा में प्रशासन ने कमर कस ली। परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने जिले का दौरा किया है। कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक ली है, परीक्षा की तैयारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, फर्नीचर जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई जरूरी निर्देश दिए हैं। रावत ने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2 रानीखेत और 10 केंद्र अल्मोड़ा में बनाए गए। इसके बाद उन्होंने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। कुमाऊं की लाइफलाइन खैरना हाईवे के मामले में भी उन्होंने कहा कि लंबे समय से एनएच की हालत खस्ता है, जिसको देखते हुए बीते दिनों हाईवे का निरीक्षण किया। अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून को है और इसके 12 सेंटर्स जनपद में हैं। उसमें जो कमिश्नर हैं उनको एक तरह से ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक हैं और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी निगरानी के लिए। तो आज मैंने जो सेंटर सुपरवाइजर्स हैं और डीएम साहब हैं, आप सबको बुलाया था कि कोई इनके डाउट्स हैं, जो भी वहाँ से मटीरियल आया उसको ध्यान से पढ़ लें, समय ड्यूटीज़ लग जाएं। जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ की कोई दिक्कत ना हो, फर्नीचर अच्छा हो, टूट फूट ना हो, बिजली पानी की दिक्कत ना हो। आईआईटी रुड़की के 175 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आईआईटी रुड़की के सीनेट हॉल में आयोजित हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड के 5 प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ ही साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। आईआईटी रुड़की ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, ग्राफिक एरा स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय, इसके अलावा नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जीआर रामा हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया।
डोईवाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 शातिर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी की 17 बाइक भी आरोपियों से बरामद की है। जानकारी के मुताबिक काफी लंबे समय से डोईवाला में ये चोर सक्रिय थे और इनको पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई थी। ये सभी आरोपी हरिद्वार जिले के हैं जो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, गाड़ियों के नकली कागज बनाकर उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने सभी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह एक सक्रिय था जिनकी काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। लगातार जो मोटरसाइकिल चुराने का काम कर रहे थे, तो जैसी सूचना मिली पुलिस को तो इसमें पुलिस सक्रिय हो गई और इनको दंड पहुँचा। तो 17 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इनको जो इनको खरीदने वाले थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक इसका धुआं देखा जा सकता था। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ। घटना पीलीभीत मार्ग स्थित क्वालिटी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की है। स्थल पर गया, हमने देखा कि आग बहुत विकराल मची। एक गाड़ी हमारी फायर स्टेशन से रवाना हुई थी यहाँ से, तो आग ज़्यादा होने के कारण जैसे बनबसा से एक टनकपुर और 2 गाड़ी सितारगंज से बुलाई गई। वहाँ लग तो जैसा ज्ञात हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगेगी, जहाँ तक ख्याल है। बाद में आगे जाँच करी जाएगी तो पता चलेगा। नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने 58,640 विद्यार्थियों को उपाधि दी। साथ ही 410 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि मिली है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चमोली में नगरपालिका अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिए हैं। बीजेपी से पूर्व राज्य मंत्री पुष्पा पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र लाल के भाई नरेंद्र भारती ने नामांकन भरा है। अध्यक्ष के लिए चुनाव 12 जून को होगा। सुरेंद्र लाल की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस उपचुनाव में दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही है। मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया कि गोपेश्वर नगर पालिका जो उपचुनाव वर्तमान में हो रहे हैं, उस चुनाव की चुनौती मेरे ऊपर बहुत सारी हैं। यहाँ पर गोपेश्वर में सबसे ज़्यादा भूस्खलन की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मैं बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं पूरा प्रयास करूँगी गोपेश्वर नगर को बचाने के लिए। जो भी प्रयास होंगे मैं पूरा करूँगी। मुझे जो है यहाँ पे नगर कांग्रेस में जो है या कांग्रेस कमेटी में जो है मुझे यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जो है नामित किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरे जो बड़े भाई साहब थे मुझसे पहले जो है वो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष पद पे आसीन थे। जो नगर पालिका के उपचुनाव गोपेश्वर में हो रहे हैं, स्वर्गीय सुरेंद्र लाल जी के भाई नरेंद्र लाल जो कि प्रधानाचार्य के पद पर विराजमान रहे हैं, एक शिक्षित व्यक्ति है जिनका सामाजिक लोगों का बहुत बड़ा दायरा है और उनको आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, निसंदेह रूप से बहुत मजबूत है। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।